क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओ। सालिम लोशन। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओ। सालिम लोशन। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मोबाइल, कपड़े, चमड़े का सामान सस्ता, ढाबे में मिले पैसे होंगे जब्त। क्रिप्टो करेंसी की आय पर लगेगा 30% टैक्स। वित्त मंत्री का ऐलान। आरबीआई लेकर आएगा डिजिटल करेंसी। डाकघरों में लगेंगे एटीएम। चलेगी 400 वंदे भारत ट्रेन। ऑर्गेनिक खेती को मिला बढ़ावा, बजट में हुआ ऐलान। देश में इस साल आएगा 5G। छोटे और लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। एक्सपर्ट्स के लिए बनेंगे सरल नियम। शेयर बाजार ने किया बजट का जोरदार स्वागत। सेंसेक्स में 900 अंकों की बढ़ोतरी। निफ्टी भी 200 अंक की उछाल। और मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बंद स्कूल कॉलेज आज से खुले। 50% छात्रों को क्लासेस में जाने की अनुमति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। कोरोना काल में यह दूसरी बार है जब वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। बजट में ऑर्गेनिक खेती पर सरकार ने काफी जोर दिया है। बजट में कारोबार, रोजगार के लिए डिजिटल स्किल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आईटीआई से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ई विद्या के लिए 200 चैनल लॉन्च किए जाएंगे। कौशल विकास के लिए ई पोर्टल तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार किया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रखी जाएगी। इससे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से लोगों को काफी फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में 400 वंदे ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस बार के बजट में हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। क्लीन एनर्जी हाईवे की सुविधा बढ़ाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल पेमेंट में लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस को डिजिटल माध्यम से बैंकों से जोड़ा जाएगा। बजट में हर घर नल योजना को विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही ई पासपोर्ट जारी करने का भी ऐलान किया गया है। टायर 2, टायर 3 शहरों में सुविधा बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय का दायरा और बढ़ाया जाएगा। जमीन के दस्तावेज डिजिटल होंगे।
PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here. For the Amrit Kaal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry
in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the request received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crore to assist the state in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. और चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकला, किसको क्या हासिल हुआ और कहां मायूसी दिखाई दे रही है, कहीं खुशी कहीं गम। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री जाने माने हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव कपूर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास, डायरेक्ट टैक्स मामले में बड़े सुधारों के ऐलान का दावा किया है सरकार ने, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली है, मायूसी है, किसको क्या मिला, पहले इस पर आते हैं। देखिए, किसको क्या मिला, जो लोगों को उम्मीद थी, सबसे ज्यादा उम्मीद जो सैलरी पेड पर्सन है उसको थी, उसको क्योंकि देखिए उस पर महंगाई की मार भी पड़ी है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल खाने की चीजें जो महंगी हुई हैं, तो उसका घर का बजट एक्चुअल में गृहिणी भी यही उम्मीद कर रही थी कि घर का बजट उनका खराब हो गया है, तो चाह रही थी कहीं ना कहीं सरकार कुछ रिलैक्सेशन दे, वो नहीं मिला है। तो एक मायूसी वहाँ जबरदस्त मायूसी देखने को मिलेगी। दूसरा देखिए क्या किसको मिला, अभी जो एनालिसिस हो रहे हैं ये अपने अपने तरीके से देखिए सभी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। जो सरकार है वो कहेगी हमने सबको दिया है, सबको सब कुछ दिया है, लेकिन जनता है वो सब कुछ जानती है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला है। आप कह रहे हैं नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, कौन से सेक्टर में देंगे, क्या रोड मैप होगा, वो कुछ पता नहीं है। किसान जहां उम्मीद कर रहा था कि भी उसे कुछ राहत मिलेगी, एमएसपी पे कुछ सरकार बोलेगी, लेकिन वहां भी किसान को भी बांट दिया गया। अब वो किसानों में हो गया, दलित किसान को तो कुछ राहत देंगे, लेकिन सवर्ण किसान है उसको कुछ नहीं, क्या तो समझ से परे है। लेकिन सरकार की अपनी बाध्यताएं और मजबूरियां भी है। देखिए बजट क्या है कि मेरी जेब में जितना पैसा है उतना ही मैं खर्च कर पाऊंगा। सरकार की आर्थिक हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। जिस तरीके से कोरोना काल में भी टैक्स ऑन कलेक्शन बड़ी घटी थी, और दूसरा अभी वैक्सीनेशन पे और फूड सुरक्षा पे जो खर्चे सरकार के ऊपर थे, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए था, लेकिन कंट्रोल किया है क्यों, 5 राज्यों में इलेक्शन है,
तो उसकी वजह से कंट्रोल करके कोई नया टैक्स या नया उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है, जो कोई भविष्य की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे नहीं होगा। क्यों, अब तो सरकारें बीच बीच में जब चाहे कोई भी सत्ताधारी दल हो, जरूरत होती है तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। भास्कर घोष साहब, इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिली, आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम 60 लाख नौकरियां दे देंगे, वो नौकरियां कहां से आएंगी इसका कोई रोड मैप नहीं है। हवाई बातें एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि वो पुरानी शराब नई बोतल पुरानी शराब, ये जुमले आ रहे हैं। गोली साहब, पहले तो ये बताओ कि ये जो हमने नारा लगाए थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब तक तो सबका विश्वास था और आपका सबका प्रयास मुझे ये देख रहा है, ये मुझे बहुत साफ देख रही है इस बजट में। और इसमें मुझे लगा कि 3 चीज बहुत साफ है सरकार का। एक, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रही है और सरकार का इनकम के रास्ता भी खुल रहे हैं। लेकिन जनता तक पहुंचने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं, उसमें सबसे बड़ा मैकेनिज्म मुझे दिख रहा है कि डिफेंस में 68% ऑफ द डिफेंस बाइंग वो डोमेस्टिक किया जा रहा है, मतलब ये विद इन द कंट्री होगा। ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेंगे, वेल्थ जनरेशन भी करेंगे और ये जो हमारे एसएमई एमएसएमई सेक्टर्स जो बहुत खराब हालत हो गए थे, इन पे एक अलग तरीके के बूस्ट आएंगे। और ये जगह है, सरकार क्या कर रहा है कि मछली पकड़ना सिखा रहा है। नौकरी तो यहीं पे होगा। आप देखिए 2013-14 के बजट में मैं देख रहा था, उनका हेल्थ मिशन के लिए ओनली 4,727 करोड़ था। सरकार आज के दिन में आयुष्मान योजना में 60,000 करोड़ से ऊपर उनका बजट है। तो एक तरफ सरकार, एक पैंडेमिक सिचुएशन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन 100 साल में एक बार नहीं आता है, उसमें सरकार का जिम्मेदारी देखिए, एक तरफ 80 करोड़ पॉपुलेशन को सरकार को राशन देनी है। उज्ज्वला योजना, जितना भी सोशल योजना चल रही है उसको आज इस बजट में बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके उपरांत जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़, जो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन आज तक का। इसका मतलब क्या है कि सरकार जिस मंशा से जीएसटी लागू किया था, लोगों से जीएसटी में योगदान कर रहे हैं। चलिए आता हूं आपके पास। तो अजय अरोड़ा साहब, यहां पर यह कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर बजट बनाया गया है और इस बजट में हर वर्ग के लिए सब कुछ है। यहां पर किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। तमाम परिस्थितियां ऐसी थी, कोरोना काल था, सबको खाना देना था, इसमें बहुत हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बावजूद भी सरकार ने संभाल रखा है। भूपेश जी, जहां तक मायूसी की बात की आपने, महंगाई की दर 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है और सरकार की टीम, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट, अकाउंटेबिलिटी क्या है, न्यायालय भी डांट रहा है इनको कि किस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट बनाया, इन्होंने डिवाइड किया है। इनकी नीयत में डिवाइड करना है, छोटे बड़े को डिवाइड किया, कॉर्पोरेट सेक्टर को डिवाइड किया। अजय जी, डिवाइड अगर हमने किया तो काले धन से सफेद धन को डिवाइड किया। आप लोग जितना पकड़े गए हैं, अभी भी यूपी में जो पकड़े गए हैं, उनके साले, आपका कांग्रेस का आज हलचल किस लिए मच रहा है? क्योंकि काले धन और जब्त हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसी चीज का ये है आपका करंट लगना। मुझे अच्छा लगा, मैं चाह भी रहा था कि घोष साहब को मेरी बात का करंट लगे, पिंग लगे, इन्हें दुख हो और ये बोले। जहां तक एडीआर की रिपोर्ट है, ये रिलेटेड है बजट से, ये बजट से लिंक है, बीच में बोलेंगे नहीं घोष साहब। बीजेपी की पॉलिटिकल एसेट्स 67% है। ये भी ऑडिटेड है, बिल्कुल अनऑडिटेड नहीं है। बिल्कुल। मैं तो काले धन अनऑडिटेड की बात कर रहा था, मैं तो अनऑडिटेड की बात कर रहा था, आप तो ऑडिटेड की बात क्यों कर रहे हैं? ऑडिटेड की बात कर रहा हूं। और ये सर्वे है और 33%, बाकी 50 पॉलिटिकल पार्टी में। ये फैक्ट धन आया कैसे? इस धन का जवाब दो, इस धन का जवाब दो घोष साहब, धन का जवाब चाहिए। बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा, धन का जवाब दीजिए। धन का जवाब भी सवाल का जवाब
नहीं, धन धन बिल्कुल का जवाब तो ऑडिटर ने दे दिया है। भूपेश जी, धन को देना पड़ेगा। धन का जवाब तो ऑडिटर ने दे दिया, आप जाके ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं ये चल बजट की बात करते लेकिन हैं। बजट की बात कीजिए जहाँ काले धन, भूपेश जी, इनकी सरकार आती है, जहाँ काले धन को इनके 7-8 सालों में बता दूं, इंडिपेंडेंस के बाद अरे 7-8 साल की बात नहीं करते ना सर, अभी की बात करते हैं। अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, कांग्रेस उसको लेकर क्या कह रही है, उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? बिल्कुल भूपेश जी, इनकम टैक्स में आयकर में छूट चाहिए थी। लोग टकटकी लगाए देख रहे थे, जिस प्रकार से मध्यम परिवारों का आमदनी। अच्छा तो पढ़िए बजट को, कॉर्पोरेट टैक्स में आप छूट दिया हुआ। आप घबराते क्यों हो? आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। नहीं, इन्फॉर्म मुझे मत कॉर्पोरेट कीजिए। टैक्स में 12.7 से 10% दोबारा आ गया है। पढ़िए, आप दोबारा पढ़िए, पढ़ने के बाद मेरे प्रश्न के बाद उत्तर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं, वो पीड़ा में हैं, और एक तो उनकी आय कम हो गई, उनके इंटरेस्ट कम हो गए, और उनकी खपत बढ़ गई। ये जो दाल के भाव थे, खाने के तेल के भाव, ये कहां पहुंच गए? जब इंटरनेशनल मार्केट में भूपेश जी, चलिए, कांग्रेस का कहना है, आप थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा अगर करंट के साथ कहा जाए तो ये कहना है कि आपने, सरकार ने इस बजट में किसी को कुछ नहीं दिया, व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच में चलूंगा, संजय चड्ढा साहब हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं। चड्ढा साहब, संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? पहला रिएक्शन आपका क्या है? पहला रिएक्शन ये है कि जो अभी आपने बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको अभी तक हम लोगों के समक्ष नहीं है। क्या हुआ, वो जो तमाम गरीबों के लिए जो स्कीम्स हुआ करती थी, स्कीम्स मनरेगा टाइप्स, उनका किसी का भी कोई भी वर्णन कहीं पे नहीं हुआ। उनका एक्सटेंशन हुआ, क्या हुआ, ये व्याप्त रूप से देखना होगा। दूसरा, डिफेंस को पूरा बजट आपने सुन लिया, क्या एक भी लाइन डिफेंस के विषय में आई? अब हमें नहीं सुनाई दी। फिर आप देखिए, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सफर आज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी महामारी खत्म हुई है, खत्म हो रही है, ऐसी हम लोग चाह रहे हैं, और शायद हो जाए। और उसकी स्थिति में जब देश के जन जन के पास इस वक्त थोड़ी विपदा में जरूर है, थोड़ी क्या काफी विपदा में है, तो उस स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। उस पर कोई बात हुई क्या बजट में? मुझे सुनाई नहीं दी। मैं काफी ध्यान से पूरा बजट सुन रहा था। अब आवश्यकता यह है कि हम देखेंगे कि क्या व्याप्त डॉक्यूमेंट में क्या है, चारों पीसेस उनको पढ़ा जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि। आऊंगा आपके पास। अमन अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने अर्थशास्त्री है, मार्केट एक्सपर्ट है। अमन, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, ये दावा करता है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सुबह से हम डिस्कशन कर रहे थे बीजेपी के नेताओं से, उनका कहना है कि अगर जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है तो ये दावा है कि व्यापारियों और अर्थव्यवस्था की सेहत जो है वो ठीक है। राजीव जी, आपसे सवाल। ओके, ऐसा जी, अर्थव्यवस्था तो जी ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था खराब है बिकॉज जीएसटी की कलेक्शन इतनी आ रही है, इनकम टैक्स की कलेक्शन इतनी आ रही है। अगर मैं एक आम जनता की बात करूं जी, तो हम इंसान ऐसे हैं कि अगर हमें और भी छूट दी जाएगी तो भी हम इतने सेटिस्फाई नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ मैटर जी, हमें कंट्री को भी देखना, हमने कंट्री को क्या दिया। एक इंसान को आप देखिए, मैं छोटा था तो मैं देखता मेरे घर 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी, कितने गांव में लाइट नहीं होती थी। आज बीजेपी के आने से आप देखिए हर जगह लाइट है, तो आप जो टैक्स दे रहे हैं वो आप ही के ऊपर तो जी इन्वेस्ट हो रहा है। आज इतने हाईवेज बन रहे हैं, तो जब ये हाईवेज बन रहे हैं तो वहां नौकरियां गवर्नमेंट उन हाईवेज में दे रही है ना सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लग रहा है, उसकी जीएसटी की कलेक्शन आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, पर आप यदि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं देख रहा हूं कि इस बजट में अगेन डिजिटाइजेशन का ऊपर बहुत जोर दिया गया। आप देखिए, आज रिक्शा वाले के हाथ में भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो अपना पेटीएम से पैसे देता है, उसका अपना अकाउंट है। ये पहले कहाँ होता था? और ये मेरा मानना है जी कि बीजेपी जरूर डिजिटल करेंसी लाएगी और ब्लैक मार्केटिंग टोटल खत्म हो जाएगी, हर चीज अकाउंटेबल हो जाएगी। एक किसान ने के पास डिजिटल करेंसी होगी तो वो शराब पे पैसे नहीं खर्चेगा, वो रिकॉर्ड होगा कि ऐसे गेहूं पे पैसा खर्चा, ऐसे बीज पे पैसा खर्चा। ये सब कुछ होगा, पर हमें सरकार को समय देना पड़ेगा। सरकार को समय देना होगा। उपाध्याय साहब, 2022 बजट की बड़ी घोषणाएं
2-3 पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैं पहले उनको पढ़ता हूं फिर उस पर आपका रिएक्शन लूंगा। नए घरों के लिए 48,000 करोड़, 5G सर्विस की शुरुआत, डिफेंस रिसर्च के लिए 25% बजट, 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण, 1,486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए, सरकार की खरीदी पेपरलेस होगी। लेकिन फिर वही थोड़ी सी मायूसी ये है कि अगर थोड़ा सा इनकम टैक्स में स्लैब में अगर कुछ परिवर्तन हो जाता तो शायद मध्यम वर्ग खुश हो जाता या थोड़ी राहत महसूस करता सैलरीड पर्सन। देखिए, सारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि सरकार मकान भी बनाएगी, सरकार रोड भी बनाएगी, सरकार अभी रेलवे की ट्रेन भी चलाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जो आम आदमी है, देखिए रेल का किराया इतना महंगा हो जाएगा, वो रेल में सफर ही नहीं कर पाए, उसके लिए रेल बेमानी है, कोई मतलब नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बजाय किसी सब्सिडी के रोजगारी ईमानदारी से अगर सरकारें दे दें तो उसकी जेब में पैसा होगा, अपने बच्चे पढ़ा भी लेगा, वो ट्रेन का महंगा टिकट भी खरीद लेगा, वो सारे काम कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ विजन भी कहते तो हम 60 लाख नौकरियां हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी, कौन से फील्ड में मिलेंगी, कौन देगा? यूं तो भी किसानों की आमदनी भी दुगनी हो रही थी, लेकिन वो कितनी हुई वो हम सबके सामने है। तो सिर्फ पेपर पे चीजें आ जाने से कोई समाज का या देश का कल्याण नहीं होता है। मैं मानता हूँ अच्छा प्रयास है कि भी देसी जो मेक इन इंडिया का जो रक्षा बजट में दिख रहा है, लेकिन देखिए आजकल मान लीजिए रोड बन रहा है, रोड भी मैकेनाइज हो गया है। पहले आप देखेंगे जहां रोड बनना होता था 200-400 आदमी नजर आते थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आजकल नहीं है। तो रोडों से भी कोई बहुत बड़ा आप सोचें कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे। आप देखेंगे मशीनीकरण है, मशीनें ही जो आदमी 50 आदमी काम करते थे, एक मशीन काम कर रही है, वहां कोई बहुत ज्यादा रोजगार वहां भी नहीं हो। तो रोजगार के लिए सरकारों को चिंतित होना चाहिए किस तरीके से। अब आपने छोटे शहरों बड़े शहरों की बात कर दी, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और सुधारेंगे और अच्छे बनाएंगे। भी कुछ गांव के लिए भी बताते हैं ना, गांव के लिए भी कि हम इस तरह से आदर्श गांव योजना के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोर्ड लेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। जिस तरह से आप सिटी के लिए कर रहे हैं, तो गांव के लिए भी कोई एक योजना होनी चाहिए थी, जहां से गांव जैसे सिटी डेवलप कर रहे हैं, गांव भी उस तरह से डेवलप करता, तो मैं समझता हूं विकास नजर आता है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ओमिक्रॉन की बात, गरीब राशन, इसका भी जिक्र, 2022-23 में विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। सर, लगता है आपको अचीव कर पाएंगे इन हालात में? विचार में जो है सरकार सक्षम है इसको करने के लिए। और पहली बात जो बजट की इसके लिए लग रही थी कि हो सकता है इलेक्शन बेस्ड या वोट बैंक बेस्ड बजट होगा, वो हमें नहीं देखने को मिला। ये प्योर इकोनॉमिक बजट देखने को मिला है। और इसके अंदर अभी मेरे मित्र कह रहे थे गांव के लिए क्या है, मैं पिछले 10-12 साल से पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, लोकसभा टीवी पे कहा, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने 10-12 साल पहले कहा। मैं खुश हूँ कि इस बार पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो पोस्ट ऑफिस गाँव में है, छोटे छोटे शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में तो आजकल कौन पोस्ट ऑफिस यूज करता है, उनकी जो यूजेज थी बहुत कम हो गई है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम डिजिटल यूनिट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के सेटअप करेंगे 75 लोकेशंस पे हिंदुस्तान के अंदर, उनको कहा जाएगा निर्धारित करें। वो भी गांव गांव तक पहुंचने की बात है, छोटे छोटे जिलों तक पहुंचने की बात है, लोगों तक पहुंचने की बात है। जो 48,000 बोलिए वो डिजिटलाइज हो जाएंगे, मैं तो करेंगे गांव में एक बोरा भर के हम नोट रख देंगे। इससे दो चीज बदलेगा, मैं कहता हूं दो चीज बदलेगा। एक तो है सारे जो लूप्स ऑफ द करेंसी चेस्ट, अरे सर आप डिजिटल की बात करते हैं, मेरी ये में पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं वो डिजिटल कर दीजिए। जब मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, और आप कह रहे हैं पैसा डिजिटल हो जाएगा, पैसा चलने लगेगा, पैसा रोजगार। कितनी बेसिक समस्याएं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी बात करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको दो चीज देखना पड़ेगा कि जो आज हमारे पास एसेट्स हैं वो एसेट बिखरे हुए हैं, और एसेट का कोई भी आपका आकलन नहीं है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर एसेट आएगा तो आप ही बोलेंगे नेक्स्ट इसमें डिबेट में कि भाई एसेट पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल होने नहीं पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो गया, वहाँ एटीएम पेटीएम लग गया वहाँ पर, लेकिन पैसा कहाँ है? जो पैसा है वो बैंकिंग रूट में आएगा, पेटीएम देख के पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है वो बैंकिंग रूट के साथ लिंक हो जाएगा, आप अपना बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं। किसान के पास है, किसान खरीदार है, किसान रहता है, मजदूर रहता है, एमएसपी के आपने कोई उसके लिए उस तरह का कोई ऐलान आकलन में जाइए, हवाबाजी मत कीजिए। एटीएम लगा देंगे,
एटीएम से कल्याण हो गया गांव का। 30 करोड़ टन का एटीएम रोजगार देगा, 30 करोड़ टन एटीएम मेरे जेब को पैसा दे देगा। संजय चड्डा जी अगर मेरे साथ हैं, संजय चड्डा जी मेरा सवाल, अगला सवाल आपसे है, 30 लाख टन का wheat इनकम टैक्स लैब में कोई छूट नहीं कहाँ दी। जा रहा है? संजय चड्डा जी है लाइन पर? नहीं तो प्रोफेसर साहब आपसे मेरा सवाल, सर इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं, क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर 30% की छूट, इसको कैसे देखता है मार्केट? मेरे से पूछा आपने? जी जी जी। देखिए, अमन अग्रवाल साहब। हाँ जी, जहाँ तक डिजिटल की बात है, आपने अभी दो इशू उठाए, एक तो इनकम टैक्स था। मैं ये कह रहा था कि इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए था, मिडिल क्लास को भी मिलना चाहिए था, विमेन को भी मिलना चाहिए था, और भी कुछ क्षेत्र हैं जिनको देना चाहिए था जो नहीं देखने को मिला है। और उसकी कुछ कारण हो सकते हैं, जबकि कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। कॉर्पोरेट को मिला है, कॉर्पोरेट को मिला है इनकम टैक्स से छूट। कॉर्पोरेट टैक्स 90, अरे मध्यम 90 to 98% छोटे व्यापारियों कॉर्पोरेट की तो इनकम भी बड़ी थी, छोटे कोरोना काल में रोजगार चला गया, आमदनी घट गई, छोटे व्यापारी आम आदमी परेशान था, वहां भी पूरी आपको भी बढ़ गई। टैक्स बढ़ना मतलब क्या है? कॉर्पोरेट में छोटे व्यापारी के लिए क्या किया आपने? क्या कॉर्पोरेट पास करेगा? क्या कॉर्पोरेट पास आउट करता है? आप किसी पूंजीपति मुझे बता दें क्या भारतीय जनता पार्टी है कॉर्पोरेट के लिए? मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आप जीएसटी और वो टैक्स घटा देते हैं, उसका भी बेनिफिट नहीं पहुंचता है। बीजेपी काम ही कॉर्पोरेट करती है कंपनियां। क्या सस्ता क्या महंगा, एक नजर देख लेते हैं। चमड़े के सामान सस्ते होंगे, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर सस्ता, मोबाइल लेंसेज सस्ते होंगे, इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा, क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% छूट, एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया। घोष साहब। ईसीएल जीएस में आपकी बहुत बड़ी चेंजेस हुई हैं, जहां पे आप डायरेक्टली इसका बेनिफिट आम आदमी तक जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिट जाएगा। आज जो ईपीएस है उसका डायरेक्टली बेनिफिट जाएगा आम आदमी के पास। आज जो कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो छूट दी है 10%, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन जो है वो प्रॉफिट के साथ लिंक्ड है। छोटे दुकानदारों और छोटे दुकानदारों के लिए भी हमारे ऐसे भी क्या किया आपने? नहीं, और लास्ट बजट में, अरे सुनिए तो जरूर, लास्ट बजट में छोटे दुकानों के लिए जितना मैंने राहत दिया, आप 70 साल में तो राहत आपने नहीं दिया। और रिकॉर्ड खाते में आगे और रिकॉर्ड आप राहत की बात करो, हमने एसएमई और एमएसएमई के डेफिनेशन चेंज कर दिए। आपने जो डेफिनेशन लेके बैंक से पैसा करके चोरी कर रहे थे ना, वो डेफिनेशन ही हमने चेंज कर दिया। 15 लाख खाते में आ गए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 15 लाख खाते में आए, हाँ या ना बताएं इसको। आपके आगे, मेरे आगे, उपाध्याय जी के आगे, भूपेश के आगे, जो पॉलिसी हम ले रहे हैं 15 लाख से 10 गुना पैसा अपने खाते में आ चुका है। चलिए इस बजट पर लेकर, इस बजट को लेकर आ रहा हूं, इस बजट को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता। We are in the midst to drive farmers, rural area, agriculture India, tribal India, Gaon, Garib, Mazdoor and Kisan, welfare of all these sectors. This is the highest priority in this budget. The second most important thing is the highest priority for infrastructure. I am really happy because I got opportunity to work with Bharatmala, then Sagarmala, and now the Parvatmala is new budget, new program is started in my ministry. Now it is ropeway, cable car, vernacular railway. Now I feel that particularly the public transport or electricity by using ropeway, cable car will be a great gift for the area, particularly the hill area of the country. It is going to benefit it to Northeast, Uttarakhand, Himachal, Kashmir, and where it can be very, very important for the progress, because not only for goods but also for the tourists also, this can create more employment potential. I am really happy that this budget is very, very historical, and it is to be given a new vision to new India, and that is the new vision of our Prime Minister is exactly, it is to be directed in this budget. I am giving my lot of thanks to Honorable Finance Minister for giving this excellent budget to the country. Thank you.
extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of Manrega, no mention of defense, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is a this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अब अच्छे दिन आने के लिए. आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है. पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है. सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है. महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है. कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा. बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है. गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं. बहुत ही अच्छा बजट है और जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है. ये बजट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए वहाँ पर दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा महत्व दिया गया है. एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया है. साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो. तो MSME हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए तो जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है. वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ही बजट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही. वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है. और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत करने वाला ये बजट है. मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं. मैं देश को बधाई देता हूं. इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है. और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है. इंक्रीज ऑफ 35% इन स्ट्रक्चर. और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है. आप देखिए जो, और अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी. इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन. और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है. मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं. ये नए भारत के निर्माण का बजट है. समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है. अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा
राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुख्तार अंसारी साहब की बात करें, मुख्तार अब्बास साहब की बात करें या नितिन गडकरी साहब की बात करें, तो उन तमाम नेताओं का, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर्स का ये कहना है कि इस बजट में सबके लिए बहुत कुछ है और इसके लिए लेंस बदलने की जरूरत है। घोष साहब, आप बता दीजिए, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि इस बजट में हर वर्ग, हर तबके को खुश करने की और अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने की और देश के भविष्य को भी ध्यान में रखकर ये बजट बताया गया है, कुछ अच्छी बातें इस बजट की बता दीजिए। देखिए, इस बजट को मैं कहता हूं इज इन फ्यूचरिस्टिक बजट्स विद एन प्रैक्टिकल जो रियलिटीज है, पैंडेमिक का जो रियलिटीज है उसको मध्य नजर रखते हुए बजट हर वर्ग को एड्रेस किया गया है। मैं एक एक वर्ग के बारे में कहता हूं। जो निम्न वर्ग है, जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन्स है, उनको, उनके लिए फ्री राशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात किया गया है। जो किसाने हैं उनके लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात किया गया है। जो किसाने हैं उनका जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट हमने निर्णय लिया। उनका जो फर्टिलाइजर्स है, यूरिया का 5 किलो वेट कम कर दिया। बोले दीजिए आपका टाइम जब आएगा बोलिए ना। मैं तो विस्तार कर रहा हूँ ना अपना। 50 किलो का। उसके बाद हमने देखा कैपिटल मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए, एक तरह सा एसएमई एमएसएमई सेक्टर के ECLGS जो उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ साहब, उसको ये किया गया, चलिए उसको भी चेंजेस किया गया, पॉलिसी चेंजेस किया गया। यहाँ पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा, आपको और सबसे दिखाई दे रहा है। एक मिनट, सबसे बड़ा जो है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर देखिए हमारा निवेश कितना बढ़ चुका है। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर हम ये दे रहे हैं, हम मान्यता दे रहे हैं और इसके ऊपर हम एजुकेशन को मान्यता दे रहे हैं। और ये सारा चीज जो है ना वो फेज बाय फेज जब होगा तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात। ये बजट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमें बहुत आगे ले जाएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, रेलवे बोलिए, आज इस देश का रेलवे की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस देश का रेलवे कॉस्ट अमन अग्रवाल, प्रोफेसर अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री जाने माने हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे इस बजट में कौन सी दो बातें आपको क्लिक करी जो कि होनी चाहिए थी और जो कि हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आम लोगों के लिए भले की बात है? तो जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इंट्रोड्यूस करी है इस बजट के द्वारा, और वो हर एक सेक्टर को लेके करी है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में, सिर्फ बैंकों में किया है, तो उसमें एग्रीकल्चर को भी लिया गया है, हेल्थ केयर को भी लिया गया है और भी चीजों को लिया गया है। एक तो सबसे बड़ी मेरे विचार में मूव है। दूसरी चीज जो इसी के अंदर डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक, जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं और हमारे पेपर के बेसिस पे RBI ने कमेटी भी सेटअप करी जिसमें डिजिटल करेंसी की बात की गई, उसको लॉन्च, क्योंकि जो वो डिजिटल करेंसी किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू नहीं जाएगी। जैसे मैं 1 रुपया किसी को देता हूँ या 100 रुपए देता हूँ, ऐसे ही वो एक जने से दूसरे जने के पास करेंसी जाएगी जो टेक्नोलॉजी को यूज करके की जा रही है, बट उसके अंदर कोई बीच में इंटरमीडिएट बीच में नहीं आने की बात है। उस टाइप की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करके प्लेटफॉर्म देना, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उसकी निर्धारिता बढ़ेगी, कंट्रोल भी RBI का बढ़ेगा। पारदर्शिता की बात की आपने राजीव कपूर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो कौन सी ऐसी बातें जो आपको अखर गई, जो होनी चाहिए थी, जो नहीं है? जो होनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, गरीबों के लिए जो मैंने बहुत बार कहा कि GST कम होना चाहिए और हाई वैल्यू आइटम पे GST बढ़ा देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सभी। पर जो ये डिजिटल की बात जो अग्रवाल से बताई, दिस इज द बेस्ट थिंग कि एजुकेशन, गवर्नमेंट को भी पता है कि आज जो सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ाने वाले लोगों की पैसे, जब वो डिजिटल हो जाएगा दे कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छा कार्य जी इन्होंने किया है। दूसरा जी, कुछ चीजों में मैं इंडिया इंडस्ट्री के कुछ में चाहता था कि रिफॉर्म कैसे बनाए जाए जो वापस ना दिए जाए। मीन तभी क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, हम लॉज में कुछ चेंज कर देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाती है।
हमें कुछ गारंटी देनी होगी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेसमैन को, कि हम आपको ये सब्सिडीज दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप आके निवेश करो, हम ये लॉ 10 साल के लिए वापस नहीं लेंगे, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपके यहाँ बहुत ज्यादा आएगी, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया। उपाध्याय साहब, यहाँ ये समझने की जरूरत है, क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% की छूट सरकार चाह रही है कि लोग दूर रहें इससे। देखिए, सरकार अपने अपने तरीके से, कोई भी सरकार हो, अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। सरकार की कोशिश से लोग कितने दूर रहेंगे, क्या उसके परिणाम होंगे, वो दूरगामी परिणाम अध्ययन के बाद ही एक्चुअल में पता लगेगा। लेकिन एक चीज है कि कुछ चीजों में, जैसे भी मेक इन इंडिया को बढ़ाना है, तो आपने रक्षा क्षेत्र में कह दिया कि भी इतने % एक्चुअल में घरेलू, पहले क्या होता था हर चीज के लिए बाहर से मंगवाएंगे, वो एक अच्छा कदम देखा जाता है। अब उसके परिणाम क्या होंगे, कितने रोजगार उत्पन्न होंगे। और दूसरा, जो बजट में हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 राज्यों के इलेक्शन सरकार प्रेशर में होगी और बहुत सारे रेवड़ियां बांटेगी, वो कम से कम नहीं बांटी, चाहे कोई खुश है चाहे कोई नाराज है, तो वो भी एक अच्छा कदम है। लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की जो हालात थे, आज के हालात में देखिए, राहत की उम्मीद सभी कर रहे थे, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो वेतनभोगी है, चाहे वो किसान है। तो वो कहीं ना कहीं मायूस है। ये कह देने से कि ये सबके लिए बजट है, मैं ठीक है डिजिटल कर दिया आपने, जब मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, मेरे कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए आप डिजिटल कर लीजिए या बिना डिजिटल के करिए, मैं तो बिल्कुल असहायता हो गया ना। तो मैं डिजिटल बात के ऊपर एक थोड़ा सा, मैं डिजिटल बात के साथ साथ एक सवाल मेरा और है, क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स सरकार चाह रही है, दोनों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। एक तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी, इसके पहले भी आरबीआई लास्ट बजट में कहते क्रिप्टो करेंसी उनको समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी का इफेक्ट देश में आ रहा है। तो सरकार ने एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया कि क्रिप्टो करेंसी का 30% उसके ऊपर टैक्स, इसमें क्रिप्टो करेंसी का जो इनकम होता है शायद उसमें कुछ कमी आए, 1 नंबर। 2 नंबर, क्रिप्टो करेंसी को इफेक्टिव करने के लिए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, और हमारे जो मॉनिटरिंग होना चाहिए वो मॉनिटरिंग भी काफी हाई लेवल होना चाहिए। इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाया। देखिए, आप सत्य से और प्रैक्टिकलिटी से मुकर नहीं सकते ज्यादा दिन। आज क्रिप्टो करेंसी देश में आ चुका है और इसके ऊपर लेन देन शुरू हो गया है, तो सरकार इसके ऊपर अगर नहीं कुछ करता, तो आप कहते हैं कि सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं करता। अब बात है कि देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। नाबार्ड को फाइनेंशियल स्टार्टअप कंपनी के एग्रीकल्चर सेक्टर में नाबार्ड को पैसा दिया गया है। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा दिया गया है, वो नाबार्ड उस पैसा को डिसबर्स करेंगे, तो जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आज छोटा कोई भी आज ये काम करे, कोई भी आज इंडस्ट्री बैठाए, कोई भी कुछ बैठाए, उसका इफेक्ट तो मिलने वाले हैं। एक बंदा जो एग्रीकल्चर डिपेंड करके अपना पालता था, वो 4 बंदा को खुद पालेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन थॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही मॉडल बात चल रही है। संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है आपको, इस तरीके से रोजगार बढ़ेगा जिस तरीके से ये फॉर्मूला बताया जा रहा है, और क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, क्या आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को निश्चित तौर पे ये इस तरह का प्रोविजन लगाने से बार करने का प्रयास किया गया है कि जो ये बिटकॉइन और इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ अगर मैं दूसरा, उसमें जो ब्लॉकचेन के आधार पर जो नया करेंसी आरबीआई को निर्देशित किया है लाने के लिए, वो एक अपने आप में बड़ा रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। और उससे देखिए, सबसे बड़ी जो है, जो पूरा जनमानस है, उसको सबसे बड़ा जो लाभ ये होगा कि बीच से जो मिडिल में जहां पे चार्जेस लगते थे, बैंक था, एटीएम के चार्जेस या जो भी चार्जेस लगते थे, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, वो सब हट जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य एक कदम है। और आपको ये नहीं भूलना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व में आज जो ये हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी और पूरा विश्व बढ़ रहा है। तो हम लोग पीछे अपने आप को नहीं रख सकते। एक और बात मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा, जो बहुत अहम मुझे लगती है
क्योंकि लॉयर हूं तो ये बताना अवश्य चाहूंगा कि तो एक सबसे बड़ा बेहतरीन चीज इस बजट में बात कही कि 1000 से ज्यादा कानूनों को हटाया है, रिपील किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा जो कई पिछले एक दशक से भारत के आगे बढ़ने में बहुत अब हमें मदद करेगा, वो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना होना। देखिए, जो भी कोई विदेश से आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने, वो चाहता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, नंबर 1, कोई भी डिस्प्यूट हो वो जल्दी से निपटारा हो जाए और सस्ते पैसे खर्च होने से निपटारा हो जाए। चलिए आऊंगा आपके पास संजय जी, काफी इंफॉर्मेटिव आपका रिएक्शन था। बजट को लेकर नागपुर के व्यापारियों की, आम लोगों की क्या राय है, सहारा समय संवाददाता हरीश तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। इसके बाद नागपुर के व्यापारियों का क्या रिएक्शन है, इस बजट से वो कितने खुश है, कितने निराश है, जानने की कोशिश करेंगे नागपुर में कुछ व्यापारी से। जो रिएक्शन आया है, जो बजट आया है, क्या मानते हैं आप, किस तरह से स्वागत योग्य है? बजट को अगर पूर्ण प्रकार से अपन रेटिंग देखेंगे आउट ऑफ 5 तो 2.5 हम देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो व्यापारियों को जो राहत मिलनी चाहिए थी बजट में टैक्स स्लैब के, क्योंकि कोविड के 2 साल आप देखें और आने वाले साल भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापार कैसे प्रभावित होगा, तो इसके मद्देनजर ये हम इसको 2.5 देंगे। ये हमारे लिए मिला जुला बजट है, सरकार ने कुछ दिया नहीं लेकिन हमसे कुछ लिया नहीं, वो एक सुकून की बात है। ये बजट आने से पहले आप लोग क्या सोचे थे, क्या आना चाहिए था, क्या मिलना था? नहीं, हमको तो ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब बहुत बढ़ेगा, यानी जैसे भाई 2.5 लाख की छूट है उसको कम से कम 4 से 5 लाख तक करेगी, और उसका जो टैक्स स्लैब है उसको 5% से लेकर 10% तक लाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भारत सरकार ने किया नहीं। इस सरकार ने चमड़ा और डायमंड ये सस्ता किया है, कपड़ा भी सस्ता किया, इसका आपके व्यापार में कितना असर पड़ेगा? कपड़ा जो कपड़े में राहत दी उसमें जरूर व्यापार में अच्छा रहेगा, लेकिन डायमंड और चमड़ा ये एक मिनिमम सेक्टर में यूज होता है और एक क्लास में यूज होता है, तो इससे पूरी आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। जरूर कपड़े में थोड़ी रियायत से आम जनता को फायदा होगा। सरकार ने डिजिटल करेंसी लाई है, इससे क्या व्यापार में असर पड़ेगा? डिजिटल करेंसी लाने से असर नहीं पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है उसी का ट्रेंड इंडिया में अपनी खुद की करेंसी इनको चालू करना है, ये इन्होंने लेके आए। एक खास बात इन्होंने जरूर की है कि पीएम आवास योजना में जो अभी तक 8,000 करोड़ स्पेंड हुए थे लास्ट बजट में, उसके लिए 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। मतलब ये एक कॉमन पब्लिक होमलेस के लिए जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलने की कुछ आशाएं जगा दी है, ताकि वो कॉमन पब्लिक को थोड़ा सा ऐसा सुकून मिले कि हमको भी घर मिलेगा जिनके पास घर नहीं थे। पूरे बजट में आप अगर रेटिंग देने की बात होगी तो कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से कितना नंबर दिया जाएगा? 10 में से 6 नंबर, क्योंकि एक ओवरऑल न्यूट्रल बजट है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा हिट हुई है उसके लिए उन्होंने क्रेडिट लाइन जो चालू की है 50,000 करोड़ अलग से उन्होंने दिए, वो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, वो भी लोन के रूप में देंगे, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं लोग। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेम बजट कंटिन्यू किया है, 2-4-5 रीजन उन्होंने कुछ सहूलियतें दे दी है, बाकी सब चीज नॉर्मल है। यहाँ पर जब बजट घोषित हो रहा था तो जो यहाँ पे व्यापारी थे उनकी जो निगाहें थी वो लगी थी कि आज से कुछ ना कुछ उनके लिए भी होगा, लेकिन जिस तरह से बजट आया वो साफ तौर पे निराश नजर आ रहे हैं। उनका मानना था जो पुराना बजट था सेम वैसा ही बजट है, नया कुछ सरकार ने नहीं दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये है जो कि व्यापारी खुद यहाँ पर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी जो है वो बढ़ा है, ऐसे में इन व्यापारियों का योगदान है। इस समय नागपुर से कैमरामैन गोविंद खिदे के साथ हरीश तिवारी। कोई 10 में से 3 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से 6 नंबर तक दे रहा है। उपाध्याय साहब, आप इस बजट को, अगर देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाए, लोक लुभावन नहीं है, चुनाव है, कोरोना है, ओमिक्रॉन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा भी देना है, इसको देखते हुए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप कितने नंबर देंगे? देखिए, जो परिस्थितियाँ थी वो दिख रही थी और परिस्थितियों के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक होता है। देखिए, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी और वही देखने को भी मिला। नंबर कितने सर? नंबर 4 नंबर दिए जाते। 4 नंबर। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है विपक्षी दल होने के नाते? हालांकि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, एमएसएमई के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, फिर भी नंबर कुछ तो दिखा होगा। वैसे नंबर से पहले जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, इस कोरोना काल में जितने उन्होंने समाज की मदद की है वो प्रशंसनीय है। उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया। दूसरा,
जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे बढ़ते हैं, 150 एक मिनट के आपको नहीं बोलने दूंगा, आपको नहीं बोलने दूंगा, नहीं नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ते हैं आपका धुंधले नजर तो हम बढ़ा देते हैं, और जब कम होते हैं आपको नंबर 0 दूंगा, वेट कीजिए। अभी तो नंबर लगा रहा था, तो पहले 0 आपके नंबर के उम्मीद आपने 0 सोच लिया पहले। तो जहां तक नंबर की बात है, नंबर से पहले मैं कहता कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो भारत नंबर दीजिए ना सर, जल्दी कम होते हैं, आगे जाना, तो कम क्यों नहीं होते? पास आउट नहीं करते उसे ना, कम होते हैं लेकिन जो बेनिफिट है वो फिर वही कॉर्पोरेट है, चाहे वो नंबर दीजिए ना, नंबर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। देखो मैं 10 नंबर दे दिया, मैं 10 में से 2 नंबर देना चाह रहा था, लेकिन बीच में प्रवक्ता बोल पड़े तो 10 में 0 नंबर। अच्छा चलिए, घोष साहब बोलने की वजह से देखिए हमारे नंबर जो है वो नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, हम बार बार ये कहते हैं कि 2014-15 में आज इस देश की जो स्थिति थी और आज पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन या ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन देश का स्थिति उससे बहुत बेहतर है। नंबर कितने हेल्थ मिशन में मैं एक सेकंड के बाद हेल्थ मिशन में तब उन्होंने खर्चा किया था 4,727, आज 60,000 करोड़ खर्च हो रहा है। आयुष में 1,059 करोड़ खर्च किया था। तो उसके हिसाब से 10 में 100 नहीं 10 में 100 नहीं, अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होता तो 10 में 10 देते हम। पैंडेमिक सिचुएशन के लिए मैं 1-2 नंबर और काट रहा हूँ, 10 में 8 और 9 के बीच में हमारा आज का रेटिंग है, क्योंकि ये बजट मायोपिक बजट नहीं है, ये बजट जो है चैलेंज वो यथार्थ आज के दिन में जितना हमारे पास साधन हुआ है 2,70,000 करोड़ खर्च। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जाने माने अर्थशास्त्री हैं सर, आप इस पूरे बजट को सब कुछ संज्ञान में लेते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कितने नंबर? मैं 7.5 नंबर दूंगा। और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो अभी बात हो रही थी, जो उन्होंने 30% लगाया वो वर्चुअल एसेट पे लगाया। वर्चुअल एसेट में जो आप देख रहे होंगे आपके न्यूज में आता है पेंटिंग है, वो डिजिटल पेंटिंग है, डिजिटल एसेट्स होती हैं, उनके ऊपर लगाया। कहीं पे उन्होंने वर्ड क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं किया है, उन्होंने डिजिटल करेंसी की बात की आरबीआई से और वर्चुअल एसेट की बात करी। वर्चुअल एसेट को कभी ट्रांसफर करें तो 1% TDS, और अगर आप बेचें तो 30% आपको लगेगा उसके ऊपर टैक्स। वर्चुअल एसेट में छोटा कंपोनेंट होता है क्रिप्टो करेंसी का, और जो क्रिप्टो करेंसी बिल आ रहा था मेरे विचार में, वो आगे जब आएगा तो हमें एग्जैक्ट स्थिति क्रिप्टो करेंसी की पता चल पाएगी। पर ये जो 30% है, ये किसी भी टाइप की वर्चुअल एसेट हो। कपूर साहब नंबर कितने? चलते चलते वाइंड अप करूंगा सर आपको। मैं तो 10 में से 8 नंबर दूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग बजट इज फैंटास्टिक। जो हमारी देश की स्थिति है, अगर कोई और सरकार होती तो अब तक सेस लग चुका था, कोविड सेस जरूर लगता। बीजेपी ने कोविड सेस नहीं लगाया। ये बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए देश चलाना है। इस स्थिति में इतना खर्चा सरकार ने किया, वो कहां से कवर करेगा? टैक्स पेयर से तो कवर करेगा, पर कोविड सेस किसी पे नहीं लगा। चलिए, मैं जब छोटा सा बिजनेस करता था, कुछ अचीवमेंट्स भी गिनाई जा रही हैं, कुछ कमियां भी गिनाई जा रही हैं। एक शब्द बोलना चाहता हूं, फिर भी हमारा डेफिसिट 6.4% के अंदर ही है। 6.4% जो अर्थशास्त्री समझेंगे मेरा बात को, कि 6.4% के अंदर डेफिसिट रखना इस सिचुएशन में, जहां पे हमारे चुप कीजिए थोड़ा, जहां पे हमारे इतनी बड़ी सोशल प्रोग्राम चलाना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। सरकार का कहना है कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है और इनकम टैक्स स्लैब में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो दूसरे कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं था इस बजट में, 2 नंबर दे रहे थे, प्रवक्ता बीच में बोल पड़े तो वो भी नहीं दिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 में से 8 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 10 में से 7.5 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 10 में 4-5 नंबर भी दिए। संजय चड्डा जी आप रहेगा, आप कितने नंबर देते हैं सर? कंक्लूड आपसे कर रहा हूँ बहुत संक्षेप में। मैं सर सिर्फ 2 बातें कह के पहले नंबर दूंगा, जैसा आपका आदेश हुआ, 5.5 का नंबर दूंगा। फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का जो 30% वाली बात है, कम से कम एक शुरुआत हुई है। देखिए, पहले रिकॉग्निशन नहीं था, अंधकार था, लोगों को अब एक आशा की किरण नजर आई, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे थे। राजीव कपूर साहब अर्थशास्त्री, संजय चड्डा जी मार्केट एक्सपर्ट, प्रोफेसर अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री, आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए।
तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, इसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीयूज। सालिम लोशन। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीयूज। सालिम लोशन। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बड़े